हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हम फंडामेंटल राइट की क्लासें देख रहे हैं। इसमें हमने अभी तक कवर कर लिया था आर्टिकल 22 तक। अब हम आर्टिकल इससे आगे के देखेंगे, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जब आर्टिकल 23 से शुरू होता है, उसे हम कवर करेंगे और इससे आगे के आर्टिकलों को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कर देना। वैसे तो हम कहते नहीं हैं आपसे ज़्यादा, लेकिन कभी-कभी तो कह देना चाहिए क्योंकि आप लोग वैसे करते नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है? क्योंकि फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आज हम देखते हैं फंडामेंटल राइट में ही जो लोग आप आज कोई नई क्लास देख रहे हो इसे, तो आप इससे पहले की क्लासें ज़रूर देख लेना और हम इसके साथ-साथ ही हम क्लास के साथ-साथ आपको क्वेश्चन भी करा रहे हैं जो पीवाईक्यू आज तक के आए हुए हैं, उन्हें भी ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है? तो अगर देखा जाए फंडामेंटल राइट जो नए आए हैं उनके लिए बोल रहे हैं, अगर कोई नए हो इस वीडियो में, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट कौन से भाग में है? तो भाग है इसका कौन-सा? 3। अगर आर्टिकल देखा जाए, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक है। कहाँ तक? 35 तक है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। आज हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन-सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी जो शोषण हो, उसके विरुद्ध अधिकार है। यानी शोषण किसी का ना होना चाहिए, संविधान ये कहता है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ। तो ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 23 से 24 तक है। यानी अनुच्छेद 23 से 24 तक ये विद्यमान है। अब इसमें हम देखें आर्टिकल 23 को, ठीक है? आर्टिकल 23 में कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है निषेध यानी रोक, ठीक है? इसका एक मीनिंग क्या हो सकता है? रोक यानी निषेध, निषेध, ठीक है? निषेध कह दो, रोक कह दो, ये सारे सिनोनियम हो गए। यानी क्या करना है? हमें इस आर्टिकल के तहत संविधान ये बता रहा है कि मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार मतलब गलत तरीके से व्यापार, और मानव का व्यापार मतलब जैसे वस्तु की तरह मानव का व्यापार, और बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब क्या है? जबरदस्ती श्रम कराना। इस चीज़ पे दोनों पर रोक लगाता है, ठीक है? तो आर्टिकल 23 के सब क्लॉज हैं 2, उन्हें हम ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो आर्टिकल 23 का सब क्लॉज 1 है, ये यानी कह सकते हो इस आर्टिकल की मूल भावना है, ठीक है? क्या है? मूल भावना है। ये क्या कहती है? ये कहती है मानव के दुर्व्यापार, यानी दुर्व्यापार मतलब गलत तरीके से व्यापार, और बेगार, यानी बेगार का मतलब क्या होता है? बिना पैसे के काम कराना, यानी ज़बरदस्ती किसी से काम कराना, बेगार में लेना। कहावत में आपने देखा होगा कि वो तो बेगार में काम कर रहा है, किसमें? बेगार में। बेगार का मतलब क्या है? बिना किसी के कह सकते हो उसे परिश्रम दिए हुए उससे काम करा लेना, वो क्या होता है? बेगार। बेगार या तथा तथा इसी प्रकार किसी अन्य बलात्श्रम यानी जबरदस्ती श्रम। बलात्श्रम का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती श्रम कराना। बलात् मतलब बल के आधार पर श्रम कराना, ठीक है? तो बलात्श्रम और बलात्श्रम को क्या किया गया? इसने अवैध घोषित किया है। ये आर्टिकल क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रमों को ये आर्टिकल क्या कह रहा है? ये अवैध घोषित करता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ क्या होगा? दंडनीय कार्रवाई की जाएगी, ठीक है? तो इसमें जैसे कौन से अपराध हो सकते हैं? जैसे दास प्रथा हो सकती है, पहले बहुत थी, अब नहीं है इतनी, ठीक है? अब तो कहीं भले हो, वैसे लीगली रूप से तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि दास प्रथा अगर कोई करता है तो वो क्या होगा? वो दंडनीय अपराध है, ठीक है? बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी ये होती है जब आप अपने किसी को अपने घर पर या अपने किसी कार्यालय में, यानी कह सकते हो बंधुआ तौर पर रखना, यानी उसके प्रति क्या है ना, उसकी कोई एक कह सकते हो उसकी फ्रीडम है ना, कोई इसके लिए एक उसकी कोई बात कर सकता है, यानी कोई काम नहीं कर सकता वो अन्य तुम्हारे अलावा, ठीक है? वो तुम्हारे यहाँ क्या है? बंधुआ बन के रहेगा, ठीक है? तो बंधुआ मजदूरी ये भी अमान्य है, यानी ये भी अनैतिक है, और क्या है? इल्लीगल है। अनैतिक के साथ साथ इल्लीगल भी है, ठीक है? यानी कानून के रूप से क्या है? गलत है। स्त्रियों बच्चों की अनैतिक व्यापार, यानी इनका स्त्रियों का या बच्चों का अनैतिक व्यापार वो भी क्या है? वो इलीगल है, ठीक है? लेकिन वो बात एक अलग है। आज के समय में अगर देखा जाए, एक हमारी राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों के अगवा होने की, बच्चों में भी क्या है? ज़्यादातर बच्चियाँ हैं, है ना? तो महिलाएँ हैं, उनके कह सकते हो अगवा होने की रिपोर्टें दर्ज की जा रही हैं। तो और इनका क्या है? अनैतिक व्यापार, ठीक है? अनैतिक व्यापार, इसमें क्या है? मनुष्यों का वस्तु की तरह क्रय विक्रय, ठीक है? मनुष्यों की तरह क्रय विक्रय, आपने देखा होगा, न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि मनुष्यों के, बच्चों की किडनैपिंग इसलिए वो ज़्यादा की जाती है कि वो एक जैसे कुछ रैकेट चल रहे होते हैं, है ना? ये रैकेट का मतलब ये है
कि उनके एक सिंडिकेट तरीके से काम कर रहे होते हैं। वो क्या है, जैसे ऑर्गन वगैरह हैं बच्चों के या मानवों के, वो उनसे निकाल पकड़ करना, उसके बाद में उनके किडनैप करके उनके बाद उनके ऑर्गन निकाल के बेचना, ये सारे काम क्या है, ये सब अनैतिक हैं, ठीक है? ये बहुत ही बड़े अपराध हैं, इस आर्टिकल में ये बता रहा है। इसका अपवाद क्या है? यानी यहाँ तो कह रहा था कोई काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन आर्टिकल 23 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? अपवाद है, यानी इसका अपवाद है। अपवाद क्या कह रहा है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से, यानी मान के चलो कभी कोई सार्वजनिक उद्देश्य से राज्य कोई काम कराने की बात करता है, तो वो ऐसा कर सकता है। मान लो कोई इमरजेंसी ऐसी आ जाए, उसमें कम एज के बच्चे, महिलाओं को भी लेना पड़े काम के लिए, राज्य पे कोई ऐसी विपदा आ जाए, है ना? तो ये सारी चीज़ क्या है, हो सकती है। तो इसमें क्या है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य सेवा की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ईमानदारी में ये इस चीज़ के लिए नहीं है। ये इस चीज़ के लिए है, जैसे एमबीबीएस कोई कर रहा है ना? एमबीबीएस कर रहा है तो उसमें क्या है, एमबीबीएस करते समय पर उसे कह दिया जाए कि ऐसा है 6 महीने का आप क्या करोगे, काम करोगे गाँव के हॉस्पिटलों में जाके, ठीक है? तो वो क्या है, वो अनिवार्य सेवा किसके लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ऐसा बना सकता है, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य सेवा की योजना लागू कर सकता है, ठीक है? इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग या अन्य सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जाति, किसी एक ही वर्ग को क्या किया जाए कि टारगेट किया जाएगा सार्वजनिक उद्देश्य से, सिर्फ उसी से काम कराया जाए, ऐसा नहीं होगा। राज्य भेदभाव नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सबके लिए बराबर की बात करेगा, ठीक है? किसी से भी करवा सकते। जैसे एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था, जैसे एमबीबीएस जो डिग्री करने वाले हैं, उन्हें क्या है, ग्रामीण स्तर पर सेवा देने के लिए कुछ समय के लिए अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे कर दिया गया है अभी, ठीक है ना? थोड़ा गला खराब चल रहा है कई दिन से, है ना? हो जाएगा ठीक, अभी दवा वगैरह चल रही है ना? थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह हो गया था इसलिए। लेकिन अभी इसीलिए बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं आ पाई थी, ठीक है? तब ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी। लेकिन अब ठीक होता जा रहा है, तो अब पढ़ाते चलेंगे, टेंशन फ्री रहो, है ना? थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, यानी ये शारीरिक समस्याएँ ये तो चलती रहेंगी, है ना? लेकिन हमें अपना काम करना चाहिए ज़्यादातर। तो आर्ट अब देखते हैं नेक्स्ट हम आर्टिकल 24, क्या है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में क्या लिखा हुआ है? कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध, यानी किसका, कारखानों आदि में, यानी कारखाने वगैरह हैं उनमें बालकों के, किसके, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है? इसमें बालकों सही इन द सेंस, देखो इसमें जेंडर दिखाया जा रहा है, लेकिन जेंडर है नहीं ऐसा। जेंडर का मतलब, बालकों का मतलब ये है कि 14 वर्ष से, ठीक है? हमेशा याद रखना। तो इसमें संविधान में जो लिखा है वही हमने लिखा है, इसीलिए हमने यहाँ बच्चे नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, संविधान में बालक ही लिखा है, ठीक है? इस चीज़ याद रखना। तो इसमें क्या लिखा है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये आर्टिकल ये कह रहा है कि इस आर्टिकल के तहत कहीं पर जो खतरनाक, या कह सकते हो कहीं पर ऐसी माइनिंग हो रही है जो क्या हो, कारखाने, जहरीले कारखाने हो, वहाँ पर क्या है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी नियोजन के लिए क्या लगाया जा रहा है, रोक लगाई जा रही है, ठीक है? नियोजन के लिए रोक लगाई है। अब वो है क्या, 14 वर्ष से कम के लिए, ठीक है? इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को, ठीक है, क्या है, किसी बच्चे को कारखानों, खानों एवं अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता या नियुक्त नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है, घर वगैरह में तो आप काम करवा सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन कोई जोखिम भरे कामों को नहीं करवा सकते हो 14 वर्ष से छोटे बच्चे से, ठीक है? खानों वगैरह में नियुक्त नहीं कर सकते हो। अब तो आपको पता है कि एक्ट बन चुका है, तो एक्ट बनने के बाद में तो आप कहीं भी कारखाने वगैरह, कोई फैक्ट्री वगैरह, कोई दुकान वगैरह वैसी है जो जोखिम भरी है, ठीक है, वहाँ भी नहीं रख सकते हो बच्चों का। ऐसा आप कर रहे हो तो आप क्या हो गए, जुर्म के भागीदार हो गए, ठीक है? तो इसी को देखते हुए क्या हुआ था, एक 1986 में एक कानून बनाया गया था, ठीक है? 1986 में कानून बनाया गया था, उसमें क्या किया गया था, व्यावसायिक आधार पर बच्चों को रोक लगाई थी। और 2006 में आपको बताया बाल श्रम के निषेध के लिए कानून बनाया गया, ठीक है? उसी में आगे जाके 2016 में संशोधन भी किया गया है, ठीक है? उसमें कहा गया है कि घर के काम वगैरह में बच्चों का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन जोखिम भरे काम नहीं कराए जा सकते हैं, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। ये सारे हम अब जो बना बताएँगे ना कानून और जब एक्ट, तब उसमें और ज़्यादा डिटेल में बता देंगे आपको। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा कोई एक्ट बना था, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम अब आर्टिकल 25 को, यानी कह सकते हो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखते हैं 25 से 28 तक। अब लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी, नहीं लिखा है तो। अब हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो 25 से 28 तक है। कहाँ से, 25 से 28 तक। आप लोग बताओ 25 आर्टिकल में क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, यानी एक आध तो आंसर दिया करो।
एक दो आंसर दोगे तो इससे क्या होगा, थोड़ा और देर आप भी ठहरोगे वहाँ पर, ठहरोगे तो चीज़ें जल्दी ज़्यादा याद होगी आपको, है ना? क्योंकि आप भागम भाग करते हो और हमें पता है बहुत सारे लोग तो क्लास लेट के भी देख रहे होंगे, है ना? बहुत सारे लोग तो लेट के भी क्लास देख लेते हैं, लेकिन ऐसा मत किया करो, है ना? उसे नोट डाउन किया करो प्रॉपर तरीके से, ठीक है? क्या किया करो? नोट डाउन किया करो, क्योंकि आप नोट्स बना लोगे तो वो हमेशा के लिए काम देंगे, फिर आपको बार-बार क्लास नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? एक बार नोट्स बन गए तो फिर क्या होगा? फिर कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये हमें पता होना चाहिए, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है, यानी 25 टू 28 तक है, ठीक है? तो अब हमें इसमें करना क्या है कि हम एक-एक आर्टिकल करके इसको पढ़ लें, क्योंकि ये सारे आर्टिकल एग्जाम में बहुत आते हैं। देखो फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी परीक्षा में आप चले जाओ, वहाँ पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना? वहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? तो आप आर्टिकल 25 डालो, 25, आर्टिकल 25, इसमें क्या कहा गया है? क्यों भाई? तो लिखो अंतःकरण और अंतःकरण, अंतःकरण और अंतःकरण और धर्म के, धर्म के अबाध रूप से, धर्म के अबाध रूप से मानने, अबाध रूप से मानने, अबाध रूप से मानने और अबाध रूप से मानने, आचरण और अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है? तो ये कहना क्या चाह रहा है कि किसी व्यक्ति को अपने अंतःकरण से, ठीक है? अंतःकरण से और धर्म के अबाध, यानी कोई बाधा रहित, ठीक है? बाधा रहित अबाध रूप से मानने, आचरण करने, यानी उसको कह सकते हो उसमें व्यवहार में लाने, आचरण करने और प्रचार करने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। यानी इसमें ये कह रहा है कोई अंतःकरण यानी आत्मसात कर सकता है, ठीक है? धर्म को अबाध रूप से यानी इसे मानने में कोई रोक टोक नहीं है, अबाध रूप से मान सकता है और आचरण कर सकता है और प्रचार कर सकता है, ठीक है? तो इस आर्टिकल में देखें हम, तो आर्टिकल में दो सब आर्टिकल मिलते हैं। दो सब आर्टिकल क्या मिलते हैं कि आर्टिकल जो 25 है उसका सब क्लॉज 1 मिलता है और आर्टिकल 25 का सब क्लॉज 2 मिलता है। ये क्या है? इसका अपवाद है, ये अपवाद है। ये क्या है? इसकी मूल भावना है। क्या है? मूल भावना है, मूल भावना है, ठीक है? ये क्या है? इसकी मूल भावना है। तो मूल भावना में क्या कह रहा है ये पहले देखो, ठीक है? इसमें क्या कहा जा रहा है ये देखो। तो इसमें क्या कह रहा है? यह अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। यानी धर्म को आप क्या कर सकते हो? अंतःकरण यानी अपने आत्मसात कर सकते हो, यानी मान सकते हो, आचरण कर सकते हो आप जैसा चाहें वैसा आप। लेकिन वो क्या हो? ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि किसी और के धर्म को प्रभावित किए बिना, ठीक है? यानी दूसरे के धर्म को प्रभावित नहीं कर सकते हो आप। अपने धर्म को मानने के लिए ऐसा नहीं है कि दूसरे के धर्म को प्रभावित करो, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। तो ये क्या कहता है? यह अंतःकरण की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है। ये क्या करता है? यह अंतःकरण, अंतःकरण की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है, ठीक है? उपलब्ध कराता है। याद रखेंगे इस चीज़ को?
क्या करता है? ये अंतःकरण की भावना, यानी कह सकते हो धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता उपलब्ध करा रहा है, ठीक है? इसमें इसके तहत क्या है? देखो इसके तहत इसके तहत इसके तहत इसके तहत किसी भी ऐसे लिखो, इसके तहत कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति या नागरिक कोई भी व्यक्ति या नागरिक ईश्वर के किसी भी रूप ईश्वर के किसी भी रूप किसी भी रूप ईश्वर के किसी भी रूप या प्रतिरूप किसी भी रूप या प्रतिरूप ईश्वर के किसी भी रूप या प्रतिरूप की आराधना कर सकता है, की आराधना की आराधना कर सकता है, आराधना कर सकता है, ठीक है? आराधना कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति या नागरिक ईश्वर के किसी भी रूप या प्रतिरूप की आराधना कर सकता है, उसके लिए किसी को रोक टोक नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है? आराधना कर सकता है और पूजा पाठ भी कर सकता है, क्या दिक्कत है? पूजा पाठ, ठीक है? पूजा पाठ, कर्म कांड कह सकते हो, इसी में सब आ जाएंगे। कर्म कांड कर्म कांड कर सकता है, कर सकता है, ठीक है? कर्म कांड कर सकता है, क्या कर सकता है? कर्म कांड कर सकता है और किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, और और किसी भी धर्म का किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रचार कर सकता है, कर सकता है, ठीक है? किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। कहने का तात्पर्य है किसी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा, ठीक है? क्या होगा? किसी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा कि वो कौन सा धर्म मान रहा है, कौन सा नहीं मान रहा है, बशर्ते वो क्या हो, किसी दूसरे के धर्म को प्रभावित ना कर रहा हो। देखो, इसी के तहत क्या किया गया है, धर्म मानने के तहत ही क्या किया गया है कि जैसे हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के अंदर ही सिख और क्या है, बौद्ध और जैन को भी रखा गया है, ठीक है? अगर आपसे बोला जाए, नोट करके लिख लो, यहाँ पर लिख देना, भी अपवाद बाद चलो यहीं लिख देना, ठीक है? नोट करके लिखो, लिखो हिंदू धर्म हिंदू धर्म के तहत नहीं, लिखो हिंदू धर्म के तहत नहीं, हिंदू धर्म के अंदर अच्छा लगेगा, है ना? हिंदू धर्म के अंदर हिंदू धर्म के अंदर जैन, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध और क्या है, और सिख, बौद्ध और सिख को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है, किया गया है, शामिल किया गया है। इसी के तहत जब आपने देखा होगा, सिख धर्म के लोग, जो भाई लोग जो भी हैं, वो क्या करते हैं, कृपाण वगैरह धारण करते हैं, क्या करते हैं, कृपाण वगैरह धारण करते हैं। तो वो इसी के तहत, इसी आर्टिकल के तहत कह सकते हो 25A के तहत ये प्रावधान उनको दिया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, वो कृपाण धारण कर सकते हैं, कह सकते हो। तो इसी के तहत यानी इसी आर्टिकल के तहत सिख लोगों को कृपाण, क्या होता है, कृपाण, आपने देखा होगा ना, कृपाण होता है यानी तलवार टाइप के, कृपाण धारण करने, कृपाण धारण करने
कृपाल धारण करने का अधिकार, का अधिकार है। कृपाल धारण करने का अधिकार है। तो ध्यान रखना, ये उनकी धर्म के मानने और धर्म का आचरण करने के तहत आता है, इसलिए क्या किया गया है, उसे कृपाल धारण करने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को याद है। अब अपवाद क्या है, हमें अपवाद पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अपवाद में कुछ भी नहीं, अपवाद में क्या है, धर्म के नाम पर कोई ऐसा कृत्य ना करो कि दूसरे धर्म को भी प्रभावित करे। ठीक है, तो इसमें अपवाद क्या रहेगा, आप लोग अच्छा इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसे हम साफ करेंगे। ठीक है, अपवाद लिखने के लिए। ठीक है, तो अपवाद में क्या-क्या हो सकता है? कहने का तात्पर्य है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धर्म को प्रभावित ना करे, ठीक है? यानी अपने धर्म के मानने के हिसाब से ऐसा नहीं हो कि दूसरे के धर्म को भी क्या कर रहा हो, प्रभावित कर रहा हो, तब अपने धर्म को मान रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा है, तो फिर वो गलत है, यानी तब फिर वो क्या है, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर नहीं आएगा, ठीक है? कहने का तात्पर्य है। अब हम देखते हैं अपवाद को, ठीक है? किसको? अपवाद को। तो इसमें लिखो नंबर 1, देखो के नाम पर धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जाएगा। कृत्य का मतलब होता है कार्य, है ना? कार्य लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जाएगा जिससे जिससे सार्वजनिक जिससे सार्वजनिक व्यवस्था सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो, या कह सकते हो उसे सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध हो। ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो, प्रभावित हो, ठीक है, तथा सदाचार के विरुद्ध हो, तथा सदाचार तथा सदाचार के विरुद्ध हो। क्या हो? सदाचार के विरुद्ध हो, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जो क्या है, धर्म के नाम पर क्या कर रहा हो, सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित कर रहा हो, यानी कह सकते हो कि आप अपने धर्म की वजह से दूसरों को प्रभावित कर रहे हो, यानी सामाजिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था है, उसे प्रभावित कर रहे हो। ठीक है, कोई ऐसे काम करने के लिए रोडों पे ही आ जाओ, वो दिक्कत है। रोडों पे आओ तो उससे पहले क्या है, प्रशासन से परमिशन लो, है ना? अगर परमिशन मिलती है तब आना है, नहीं तो नहीं आना है। या सदाचार को क्या कर रहा हो, इन विरुद्ध हो, यानी नैतिक नहीं हो, अनैतिक हो। सदाचार का मतलब क्या है, नैतिक ना हो, यानी अनैतिक कृत्य हो उसमें। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, वो भी अवैध होगा। एक और लिख लो, देखो धर्म से संबंधित धर्म से संबंधित धर्म से संबंधित धर्म से संबंधित आर्थिक वित्तीय आर्थिक वित्तीय आर्थिक वित्तीय आर्थिक वित्तीय क्रिया आर्थिक वित्तीय क्रिया का नियमन नियमन सामाजिक या सामाजिक 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 या सार्वजनिक सार्वजनिक सामाजिक या सार्वजनिक में किया जा सकता है, सामाजिक या सार्वजनिक में किया जा सकता है, किया जा सकता है। कहने का तो तात्पर्य यह है कि अगर मान के चलो कोई ऐसा धार्मिक संस्थान है या ट्रस्ट है, उसका नियमन कौन कर सकती है, सरकार कर सकती है।
कैसे? जैसे एग्जाम्पल पर आप कह सकते हो वैष्णो देवी ट्रस्ट क्या है? सरकारी ट्रस्ट है। ठीक है, जामा मस्जिद ट्रस्ट सरकारी ट्रस्ट है। वो क्या है? इसके आर्थिक क्रियाकलापों का भी विनियमन कर रही है। कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। ठीक है, कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो जैसे जैसे वैष्णो देवी ट्रस्ट, वैष्णो देवी ट्रस्ट एंड वैष्णो देवी माता का ट्रस्ट है कि नहीं? वैष्णो देवी ट्रस्ट। और कह सकते हो जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। ठीक है, क्या है? जामा मस्जिद। ये सारे ट्रस्ट या आदि, इनका नियमन कौन करता है? इनके जो पैनल हैं बनाए गए हैं, ये ट्रस्ट बनाए गए हैं, ये सरकार ने बनाए हैं, यानी सरकारी ट्रस्ट हैं। रखे उसी धर्मों के जाते हैं, है ना? रखे उसी धर्म के व्यक्ति जाएंगे, लेकिन क्या है? सरकारी के तौर पर बनाए गए, यानी इसको सरकार समय समय पर इस चीज़ों को रेगुलेट करती है। ठीक है, सरकार के हिसाब से ये रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, एक और आप पॉइंट लिख लो, इसको साफ करते हैं। सिर्फ 3 पॉइंट ही है इसमें, मैन तो। ठीक है, क्या है? 3 पॉइंट ही है मैन। सॉरी, दूसरा है, दूसरा तीसरा वाला लिख लो। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि समाज कल्याण एवं सुधार के संदर्भ में धर्म की क्या किया जा सकता है? कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब जैसे आप लोग बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है कि समाज सुधार में या समाज कल्याण के हिसाब से के प्रतिबंध लगा सकते हो उस पर? यानी इसी में देख रहे हैं हम। तीसरा हो, देख लो क्या है तीसरा, लिखो इसमें, लिखो समाज कल्याण, समाज कल्याण, समाज कल्याण एवं समाज कल्याण एवं सामाजिक सुधार, समाज कल्याण एवं सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार के संदर्भ में, के संदर्भ में के संदर्भ में सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक सुधार के संदर्भ में धर्म की, ऐसे लिख लो, धर्म, धर्म में, धर्म में लिख, धर्म की सही रहेगा, है ना? धर्म की कुरीतियों, कुरीतियों, कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या कह सकते हो कुरीतियों को अवैध घोषित किया जा सकता है। कुरीतियों को अवैध, अवैध घोषित किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सामाजिक कल्याण या समाज के उद्धार के लिए अगर ऐसा लगे कि किसी धर्म में कुरीतियां हैं, तो उन्हें क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बताओ क्या हो सकता है? जैसे आप अभी हाल ही का मुद्दा देख सकते हो, 3 तलाक है। ठीक है, 3 तलाक क्या था? मुस्लिम धर्म में कह सकते हो एक कुरीति ही तो थी महिलाओं के प्रति। तो 3 तलाक, 3 तलाक। ठीक है, हिंदू धर्म में सती प्रथा, बता सकते हो आप क्या कह सकते हो? सती प्रथा, सती प्रथा। ठीक है, ये आदि, ये क्या थी? ये सब कुरीतियां ही तो थी। ठीक है, इनको क्या किया गया है? समाप्त किया है कि नहीं किया? तो अब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे धर्म में ये सारी चीज़ें वर्णित हैं, हम धर्म के आधार पर चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो राज्य क्या करेगा? अगर जो उसे लगेगा कि धर्म के हिसाब से भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो क्या है? अनैतिक हैं या समाज के विरुद्ध हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कर सकता है? उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अवैध घोषित की गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 26। कौन सा आर्टिकल देखते हैं? 26। 26 आर्टिकल में क्या है? देखो आप लोग एक बार ठीक से पढ़ लिए तो हम गारंटी से कहते हैं आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तब बताना। ठीक है, लेकिन हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अभी तक क्या था, आपने ऊपर ऊपर से संविधान देख लिया था, संविधान सिर्फ उतना ही नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाते थे। ठीक है ना, क्योंकि आप अगर एक बार सही से पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन तो गलत होने ही होने हैं। जब एक बार सही से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26। ठीक है, आर्टिकल 26। 26 में क्या है?
कोई बताएंगे? लिखो धर्म के प्रबंधन की, ऐसे लिखो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक धार्मिक कार्यों के धार्मिक कार्यों के प्रबंधन प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रबंधन की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि अपने जो धार्मिक कार्य हैं उनके प्रबंधन की आपको क्या मिलती है? स्वतंत्रता मिलती है। यानी अपने जो धार्मिक कार्य हैं आप उन्हें अपने हिसाब से क्या कर सकते हो? प्रबंधन कर सकते हो उसका। ठीक है, यानी उसका मैनेजमेंट हिसाब से संभाल सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की इसमें क्या है? स्वतंत्रता की जा रही है। ठीक है, जैसे आप लोग देखो, अगर देखा जाए, अब जैसे आर्टिकल को हम देखें तो ये आर्टिकल जो 25 है ना, आर्टिकल 25 का क्या है? ये व्यापक रूप है देखा जाए तो, है ना। यह क्या है? अनुच्छेद 25 का व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप है। कैसे है व्यापक रूप? कोई बताएंगे? व्यापक रूप है। ठीक है, व्यापक रूप है। क्यों? क्योंकि इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात की गई है ना। अभी तक क्या था? धर्म को मानने की बात की थी। अब क्या है? धर्म को प्रबंधन भी कर सकते हो, धार्मिक कार्यों को प्रबंधन भी कर सकते हो। तो लिखो, देखो इसमें धार्मिक धार्मिक कार्यों के प्रबंधन धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। दी गई है। ठीक है, क्या किया गया है? इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अब वो कैसे दी गई है? जैसे आप लोग कह सकते हो कि अगर देखा जाए स्वतंत्रता कैसे दी गई है, जैसे अब इसमें देखा जाए जैसे जैसे कह सकते हो, लिखो, जैसे लिखो, इसमें संस्थाओं की स्थापना, यानी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, ऐसे लिखो, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक संस्थाओं धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। ठीक है, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, संपत्ति का अर्जन। क्या है? संपत्ति का अर्जन। संपत्ति का अर्जन, अर्जन मतलब होता है संपत्ति का मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, संपत्ति को इकट्ठा करना या अर्जन एक ही बात है। संपत्ति का अर्जन करना, संपत्ति का अर्जन करना, कह सकते हो स्वामित्व का अधिकार रखना, यानी संस्थाएं उनका स्वामित्व का अधिकार रखना, का अधिकार रखना, अधिकार रखना। ठीक है, संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार रखना, कह सकते हो प्रशासन करना, यानी उनके अपने संस्थानों का प्रशासन करना, संस्थानों का प्रशासन करना, ठीक है, ये सारी चीजें आदि बातें शामिल हैं। आदि बातें शामिल हैं। ठीक है, इसी को याद रखेंगे। क्या है? चाहे तो धार्मिक स्वतंत्रता के कार्य के प्रबंधन में क्या क्या शामिल है? धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना शामिल है, संपत्ति का अर्जन कर सकता है कोई, स्वामित्व का अधिकार रख सकता है उसका, यानी जो संस्था में संपत्ति आ रही है उसका, और क्या कर सकता है? संस्थानों के प्रशासन कर सकता है। ये सारी चीजें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ रही हैं, यानी धार्मिक जो प्रबंधन की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत आ रही हैं। ये सारे काम कर सकता है। ठीक है, और इस पर अपवाद क्या रहेंगे? अगर अपवाद की देखी तो अपवाद क्या रहेंगे? तो अपवाद याद रखना आप 25(2) वाले। कौन से? आर्टिकल 25(2) वाले ही अपवाद इस पर भी लागू होंगे। ठीक है, लागू होंगे।
यह ध्यान रखना, होंगे, सॉरी, लागू होंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो अब आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 27, ठीक है, आप लोगों ने अगर ये इसे नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से जल्दी। आर्टिकल 27, 27 में क्या है? 27 में कुछ भी नहीं है, अगर धार्मिक कार्य हैं, कह सकते हो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो अपने जो भी पैसा कमाया है, जो प्रबंधन करके, देखो एक स्टेप बाय स्टेप देखो, पहले प्रबंधन कर लिया, पैसा कमा लिया, यानी पैसे का अर्जन कर लिया। अब पैसे का अर्जन कर लिया तो फिर क्या होगा? अब पैसे पे टैक्स नहीं देना है उस पर। जो धार्मिक कार्यों से पैसा कमाया गया है या धार्मिक संस्थाओं से पैसा कमाया गया है, उसे क्या है? टैक्स से छूट दी गई है, ठीक है? क्या किया गया है? टैक्स से छूट दी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी ट्रस्ट से क्या किया जाए? टैक्स लिया जाए। देखो शुल्क लिया जा सकता है, अगर जो वो कोई सेवा ले रहा हो, जैसे मान के चलो वो कोई सिक्योरिटी सरकार से ले रहा है तो उसका शुल्क दिया जा सकता है, यानी शुल्क ले लेगी सरकार उससे, ठीक है ना? तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन शुल्क लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि टैक्स लिया जा सकता हो। आर्टिकल 27 लिखो, आर्टिकल 27 क्या है? आर्टिकल 27, 27, आर्टिकल 27, इसमें क्या लिखा है? देखो, धर्म की अभिवृद्धि, देखो धर्म की अभिवृद्धि का मतलब होता है बढ़ावा देना, है ना? धर्म की अभिवृद्धि, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए करों में छूट, छूट, ठीक है? कहने का तात्पर्य है कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है कि धार्मिक संस्थाएं या जो भी ट्रस्ट हैं उन पर क्या है? कर देने की मनाही की गई है। क्या किया गया है? कर देने की मनाही की गई है। आप लोग लिखना चाहो तो इसमें भी लिख लो, लिखो। देखो, किसी किसी विशेष किसी विशेष धर्म किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए न तो व्यक्ति को कर न तो व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य किया जाएगा, कर देने के लिए बाध्य किया जाएगा, बाध्य किया जाएगा, ठीक है? ना तो किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य किया जाएगा और ना ही सरकारी राजस्व का ना ही सरकारी राजस्व का प्रयोग किसी ना ही सरकारी राजस्व का प्रयोग किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए, विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ना तो राज्य किसी भी धार्मिक संस्था से टैक्स लेगा, ठीक है, और ना ही किसी ऐसा कर सकता है कि किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकारी राजस्व का उपयोग कर रहा हो। ध्यान रखना, उसको सुविधाएं दे सकता है।
धार्मिक संस्थान तक रोड दे सकता है, वहाँ पर विद्युत उपलब्ध करा सकता है, ये सारे काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए ही सिर्फ़ ऐसा कर रहा हो। जैसे सरकार, आपने देखा होगा, सरकार क्या करती है, मस्जिद तक भी रोड बनवाएगी, मंदिर तक भी रोड बनवाएगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें, जब आपने देखा होगा, जब ईद होगी तब भी सरकार सुरक्षा प्रदान करवाएगी, जब दिवाली होगी, होली होगी तब भी सरकार सुरक्षा प्रदान करवाएगी। जब भी यानी कभी कोई भी त्योहार होगा या कभी कोई किसी धर्म के विशेष के रूप में कोई उत्सव होगा, सरकार सुरक्षा प्रदान करवाती है, नहीं करवाती? तो कहने का तात्पर्य है, सरकार उसके लिए कोई पैसा लेती है? नहीं लेती ना। तो सरकार बराबर सब धर्मों को मानती है, ठीक है? कहने का तात्पर्य है, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती है, ठीक है? कहने का तात्पर्य है कि अगर इसका सब कुछ कैलकुलेशन निकाला जाए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर लिख लो ऐसे, देखो, इसके तहत कर देने की मनाही की गई है, यानी मना किया गया है, ठीक है? मनाही की गई है, मनाही की गई है। इतना भी याद रख लोगे आप लोग तब भी काम चल जाएगा। मनाही की गई है, ठीक है? क्या किया गया है? कर देने की मनाही की गई है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना, ठीक है? लेकिन शुल्क तो लिया जा सकता है, जैसे लेकिन, नोट करके लिख लो, चाहे कैसे भी लिख लो, लेकिन शुल्क लिया जा सकता है। टैक्स नहीं लिया जा सकता, लेकिन शुल्क लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, शुल्क लिया जा सकता है, ठीक है? जैसे आप लोग कैसे कहोगे, लेकिन जैसे लिखो कि उज्जैन का मेला लगता है ना? उज्जैन के मेला में जो भी व्यवस्था अपना बनाई जाती है, सुरक्षा दी जाती है, उस समय क्या लिया जाता है? उसके लिए शुल्क लिया जाता है, ठीक है? तो लिख लो एग्जाम्पल में, देखो, उज्जैन में मेले के समय लिया जाता है, उज्जैन में उज्जैन में मेले के समय, और भी कहीं ले सकते हो, है ना? ऐसा नहीं कि उज्जैन में ही है, और भी मेले के समय लिया जाता है या लगाया जाता है, ठीक है? लगाया जाता है। तो ये सब क्या है? आर्टिकल 27 है। क्या है? आर्टिकल 27 है, ठीक है? आर्टिकल 27 हमने क्या देखा कि इसमें कह रहा है कि कर देने की मनाही है, लेकिन ये कह रहा है कि राज्य क्या करेगा, ना तो किसी से कर लेगा और ना किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देगा, लेकिन समान रूप से सभी धर्मों को बढ़ावा दे सकता है, सभी को विद्युत उपलब्ध करा सकता है, सभी को सारी अच्छी-अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध करा सकता है, ये सारे काम करेगा। सभी धर्मों के फेस्टिवल में सुरक्षाएँ प्रदान कराएगा, ये सारे काम करेगा, ठीक है? लेकिन क्या है, किसी एक विशेष धर्म को नहीं, ठीक है? लेकिन शुल्क ले सकता है, टैक्स नहीं ले सकता। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम 28, ठीक है? धार्मिक स्वतंत्रता का लास्ट आर्टिकल होगा 28, है ना? धार्मिक स्वतंत्रता का लास्ट आर्टिकल है 28, ठीक है? देखो आर्टिकल 28, आर्टिकल 28, 28 में क्या है? क्यों भाई? आर्टिकल 28 में क्या है? अगर आपसे कहा जाए 28 में क्या है, तो लिख लो, अनुच्छेद 28, 28। देखो इसमें क्या है? देखो, कुछ शिक्षा संस्थानों, ऐसे लिखो, कुछ शिक्षा संस्थानों 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 या संस्थाओं लिख दो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? संस्थाओं ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिक्षा संस्थाओं से, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा या धर्म के धर्म के धर्म या धार्मिक, इसे लिख लो, धार्मिक धार्मिक उपासना धार्मिक उपासना में धार्मिक उपासना में
देखो, उपस्थित होने की स्वतंत्रता, धार्मिक उपासना में उपस्थित उपस्थित होने की स्वतंत्रता, होने की स्वतंत्रता, ठीक है, उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ये क्या है? इसमें देखो कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। इसमें क्या है? धर्म के आधार पर शिक्षा देने संबंधी प्रावधान है। इसमें अगर शॉर्ट में से लिखेंगे तो क्या है, तो कह सकते हो कि इसमें लिखा गया है कि धर्म के, देखो ये तो आर्टिकल में जैसा लिखा है वैसा हमने लिख दिया, ठीक है, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, लिख लो वो, अगर आप लोगों को पता ना हो तो ऐसे भी कराना, ठीक है। धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा देने संबंधी प्रावधान, देने संबंधी, धार्मिक शिक्षा देने संबंधी प्रावधान, ठीक है, देने संबंधी प्रावधान ये है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, ये आर्टिकल, इसमें आर्टिकल में क्या किया गया है, इसको भी 3 सब आर्टिकलों में बांटा गया है और ये तीनों ही जरूरी हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, 28 का सब क्लॉज 1, 28 का सब क्लॉज 2, ठीक है, और 28 का सब क्लॉज 3, ठीक है, सब क्लॉज 3। अब एक में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित संस्थाएं, उन्हें क्या है, धन उपलब्ध कराया जाता है, यानी उनका प्रशासन भी राज्य ही करता है, यानी कह सकते हो प्रॉपर तरीके से सरकारी संस्थान। कौन से? सरकारी संस्थान। उनमें क्या कहा गया है, धार्मिक शिक्षा देने की रोक लगाई गई है, यानी उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो पहले ये लिखो, लिखो, राज्य द्वारा, राज्य द्वारा, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित, पूर्णतः पोषित का मतलब पूरी तरह से उसके द्वारा वित्त पोषित है ना, पूर्णतः पोषित, पूर्णतः पोषित संस्था, पूर्णतः पोषित संस्था, ठीक है। और राज्य क्या कर रहा है, उसे धन उपलब्ध करा रहा है ना, धन उपलब्धता, कैसे लिख लो, धन उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना किसके द्वारा, राज्य के द्वारा, धन उपलब्ध कराना, कौमा प्रशासन करना राज्य द्वारा ही, प्रशासन करना, यानी राज्य प्रशासन करेगा, ठीक है, प्रशासन करना। ये अगर है सब कुछ, यानी राज्य ऐसा सब कुछ करता है, तो फिर वहां क्या होगा, तो वहां, तो उस संस्था में, उस संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कहने का तात्पर्य है, जो संस्थान राज्य द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है, राज्य ही उसका प्रशासन कर रहा है और राज्य द्वारा ही सारे सब कुछ काम किए जा रहे हैं, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है, वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ये चीज़ याद रखना। अब दूसरा क्या कह रहा है ये, अगर हम देखें आर्टिकल 28(2) क्या कहता है, तो इसमें देखो क्या होता है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था तो होगी होगी, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा होगा, राज्य उसके लिए वित्त पोषित नहीं कर रहा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत कर रहा हो राज्य की निधि से, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर रहा होगा, थोड़ा कर सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रांट दे सकता है। इसमें क्या किया जाएगा, अगर इसमें ये सब कुछ होता है और वहाँ के स्थानीय लोग, कह सकते हो लोग चाहते हैं कि उसमें थोड़ी बहुत धार्मिक शिक्षा दी जाए, तो दी जा सकती है, ठीक है, तो वही बात है, लिख लो, देखो राज्य द्वारा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं, संस्थाएं, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं
तथा राजनिधि से राजनिधि से राज्य मतलब देश की या सरकार की राजनिधि से सहायता पाने वाले राजनिधि से राजनिधि से सहायता पाने वाले सहायता पाने वाले सहायता पाने वाली संस्थाएं संस्थाएं ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर लोगों की सहमति हो जाती है तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लोगों की सहमति से यानी जनता की सहमति से लोगों की सहमति से लोगों की सहमति से धार्मिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है दी जा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि राज्य क्या कर रहा हो, राज्य ने मान्यता भी दी हो संस्था को, राज्य थोड़ा बहुत निधि में से पैसा भी दे रहा हो यानी सहायता भी दे रहा हो, तो वहाँ पर ऐसी संस्थाएं जो कहें वो क्या है होंगी, तो क्या है प्राइवेट ही होंगी। कहने का तात्पर्य है राज्य ने मान्यता ही दी है उसे यानी लाइसेंस दिया है, लेकिन है तो किसकी, प्राइवेट ही होगी। तो यहाँ पर लोगों की सहमति से यानी उसमें जो कह सकते हो उससे प्रभावित लोग हैं, है ना, जैसे मान लो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके गार्जियन सब राजी हो जाएं कि दे सकते हो आप तो दे सकते हो कोई शिक्षा। ठीक है, देखा होगा अपने प्राइवेट स्कूलों में भी धार्मिक शिक्षा संबंध कुछ न कुछ थोड़ी बहुत बातें होती रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें कर सकती है कौन सी संस्था, ये आर्टिकल 28(2) के तहत। अब एक और क्या है इसमें, सब क्लॉज नहीं कहेंगे, हाँ सब क्लॉज ही कह लो। सब क्लॉज में क्या है, देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो पूर्णतः कोई ट्रस्ट की संस्था है या न्यास की संस्था है, यानी कोई ट्रस्ट है उसे चला रहा है उस संस्था को, हो सकता है वो धार्मिक ट्रस्ट ही हो, अगर वो चला रहा है तो अपने धर्म के हिसाब से पूरी तरह से जैसे चाहे वैसे शिक्षा दे सकता है, कहने का तात्पर्य है। ठीक है, इसमें लिख लो, देखो न्यास न्यास या ट्रस्ट न्यास या ट्रस्ट न्यास या ट्रस्ट द्वारा न्यास या ट्रस्ट द्वारा न्यास या ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाएं स्थापित संस्थाएं ठीक है, स्थापित संस्थाएं वो क्या है, न्यास और ट्रस्ट द्वारा स्थापित जो भी संस्थाएं हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं। जैसे कह सकते हो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ धार्मिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है दी जा सकती है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, यानी ऐसे लिख लो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कोई प्रतिबंध नहीं है कोई प्रतिबंध नहीं है ठीक है, नहीं है, इस चीज को याद रखना, कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे आप लिख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आपने देखे होंगे सरस्वती शिशु मंदिर, देखे सरस्वती शिशु मंदिर में आप लोग पढ़े होंगे कोई, सरस्वती शिशु मंदिर में क्या है, अपने हिसाब से वो शिक्षा देते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से शिक्षा देते हैं, तो लिख लो सरस्वती शिशु मंदिर सरस्वती शिशु मंदिर सरस्वती शिशु मंदिर हो सकते हैं, डीएवी स्कूल हो सकते हैं, ठीक है, डीएवी स्कूल हो सकते हैं आदि
यानी धर्म के आधार पर जो भी चल रही संस्थाएं वो सब हो सकती हैं, ठीक है। ये भी स्कूल आदि, तो कहने का मतलब यह है ये तो पूर्णतः वित्त पोषित हैं, तो यहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। और जो क्या है राज्य सरकार द्वारा थोड़ी बहुत वित्त पोषित हैं लेकिन मान्यता प्राप्त हैं, तो यहाँ धार्मिक शिक्षा लोगों की मर्जी से दी जा सकती है। लेकिन जो न्यास या ट्रस्ट के आधार पर जो संस्थाएं चल रही हैं उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, वो अपनी धार्मिक शिक्षाएं दे सकती हैं। लेकिन ऐसा ना हो रहा हो कि वो देशद्रोह या कोई बात कर रही हो, अगर ऐसा कुछ कर रही है तो उन पर बैन लगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे हम, क्या देखेंगे, आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार आता है, तो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार होता है। कौन सा, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, क्योंकि वही तो है आर्टिकल 29 और 30 में, ठीक है ना। आर्टिकल 29 और 30 में क्या है, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की बात की गई अल्पसंख्यकों के, ठीक है। देखो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आर्टिकल 29 से 30 तक है। कहाँ तक है, 29 से 30 तक है, ठीक है। तो आप लोग इसमें लिख लो एक एक करके, ठीक है, क्योंकि हम क्या है एक एक करके लिख लेंगे तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। देखो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है, आर्टिकल किसमें, 29 में लिखो, आर्टिकल 29। ये क्या कह रहा है, अल्पसंख्यक, देखो अल्पसंख्यक 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 वर्गों अल्पसंख्यक वर्गों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण, ठीक है। ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 29 में, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के जो हित हैं उनका क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। सिंपल सी बात है। इसमें 2 आर्टिकल बनाए गए हैं, तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि अब जब इतना लिखते आए उधर ये भी लिख लो, ये भी ठीक है, जरूरी है। आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 2, ठीक है। तो इसमें सब क्लॉज 1 में क्या कह रहा है, भारत के नागरिकों को अपनी भाषा, संस्कृति एवं लिपि के संरक्षण का अधिकार होगा। इसमें क्या कह रहा है, भारत के नागरिकों ध्यान रखना, नागरिक की बात बोली गई है, यहाँ पर व्यक्तियों के नहीं बोली गई। इसका मतलब क्या है, ये विदेशी व्यक्तियों के लिए नहीं है, ठीक है, ये किसके लिए, नागरिकों के लिए। देखो भारत के नागरिकों को अपनी भारत के नागरिकों को अपनी भाषा भाषा संस्कृति भाषा संस्कृति भाषा संस्कृति लिपि भाषा संस्कृति लिपि के संरक्षण का अधिकार, के संरक्षण का अधिकार है, का अधिकार है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है कौन सा भाषा, संस्कृति और लिपि, इन सब की चीज़ों का संरक्षण का क्या है, भारत के नागरिकों को अधिकार है। किसको, भारत के नागरिकों को, ध्यान रखना, व्यक्तियों को नहीं। व्यक्ति का मतलब होता है कहीं का भी नागरिक हो, सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ये प्रावधान दिया गया है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट दूसरा क्या कहता है आर्टिकल 29 में, तो इसे भी लिख लो। देखो ये कह रहा है शिक्षण संस्थानों में
शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का अधिकार दिया गया है। ठीक है, क्या? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का अधिकार। प्रवेश का अधिकार, ठीक है, किसे? अल्पसंख्यक वर्गों को। ध्यान रखना, ये है किसके लिए? भारत के नागरिकों से अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए। ठीक है, ये किसकी है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। ये चीज याद रखना, ठीक है। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो ऐसे लिख लेना, भारत के अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए, है ना। किसके लिए? अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक। याद रखना है इसी को, अल्पसंख्यक नागरिकों की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें अल्पसंख्यक लिखो ऐसे, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का अधिकार, प्रवेश का अधिकार दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया है? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का अधिकार दिया गया है ना। इसमें कहा गया है, देखो, और इसमें और इसमें और इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, मूलवंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर, भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षण संस्थानों अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर भेदभाव भी किया जाए, ठीक है। तो ये आर्टिकल क्या था? 29 था। सिर्फ देखो, आप लोग ज़्यादा नहीं, इसे नहीं याद रख रहे ना, कोई बात नहीं, इसे मत याद रखना, ठीक है, इन दोनों को। लेकिन इतना याद रखना, इसमें है क्या? तो अल्पसंख्यक जो हैं उनके वर्गों के हितों का संरक्षण रखा गया है। किसका? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण रखा गया। कैसे? क्या? तो भाषा, संस्कृति और लिपि का संरक्षण किया गया है, और उसमें प्रवेश आदि के संबंध में भी उनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, देखो आर्टिकल 30। कौन सा? आर्टिकल 30। अभी थोड़ी देर में, 10 मिनट में खत्म कर रहे हैं। आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 में क्या लिखा है? क्या भाई, कोई बताएंगे जरा? आप लोग कोई बताते तो हो नहीं कुछ, कमेंट में तो किसी का आंसर आता ही नहीं है ना। आर्टिकल 30, तो आर्टिकल 30 क्या कह रहा है? लिखो, देखो, शिक्षा संस्थाओं की, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन, स्थापना और प्रशासन स्थापना और प्रशासन करने का, स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। ये क्या कहता है? ये आर्टिकल ये कहता है कि किसकी? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन। कौन से? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन
करने का अल्पसंख्यक वर्गों का है, क्या है, स्पेशल अधिकार दिया गया है। यानी अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। यानी उन्हें इस चीज़ में छूट दी गई है। आपने देखा भी होगा जो माइनॉरिटी कॉलेज या स्कूल होते हैं उनके लिए अलग नियम होते हैं, ठीक है, अलग नियमों के तहत वो काम करते हैं, ठीक। तो वो अधिकार क्या है, इस आर्टिकल के तहत ही दिए गए। कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 30 है, ठीक है। इसमें भी दो तरह की बातें की गई हैं अगर देखा जाए तो लिख लो इसमें भी। तो आर्टिकल 30 का 1 और आर्टिकल 30 का 2, ठीक है। 31 का क्या कहता है, लिखो, अल्पसंख्यक वर्ग के, ऐसे लिखो, अल्पसंख्यक 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 वर्गों को वर्गों को शिक्षण अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं शिक्षण संस्थाओं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार का अधिकार का अधिकार दिया गया है का अधिकार दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों के स्थापना और प्रबंधन का अधिकार इसके तहत दिया गया है। किसके तहत, आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 1 के तहत, ठीक है। तो याद रखेंगे इसके तहत क्या किया गया है कि आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 1 के तहत शिक्षण संस्थानों की स्थापना अल्पसंख्यक वर्गों को और उनके प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। अब आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, तो ये भी पता होना चाहिए हमें। लिखो, यह कहता है, लिखो, राज्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षण संस्थानों में शिक्षण संस्थानों में या शिक्षण संस्थाओं कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षण संस्थाओं में सहायता सहायता देने में भेदभाव भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। यानी कौन से भी, चाहे माइनॉरिटी से स्कूल हो चाहे कोई हो, राज्य सबको क्या करेगा, जो सहायता देनी है वो सहायता देगा, ठीक है। भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हो, अर्थात राज्य अर्थात राज्य राज्य भाषा, ऐसे लिखो, धर्म भाषा संस्कृति यानी कल्चर, संस्कृति के आधार पर गठित संस्थाओं को भी सहायता देगा, ठीक है। को भी कहने का तात्पर्य है कि धार्मिक आधार पर भी कोई संस्था अगर गठित की गई है उन्हें भी क्या करेगा, वो सहायता देगा, ठीक है। आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है ना, कोई नहीं, हमें आप लोगों को तो पढ़ना है, गर्मी हो कुछ भी हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है ना पढ़ने में। तो क्या करेगा, देखो, पहले में आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार दे रहा है। और आर्टिकल 30 का 2 क्या कह रहा है, सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि राज्य शिक्षण संस्थाओं की सहायता में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई अल्पसंख्यक
आधार पर भी संस्था गठित की गई है, चाहे धार्मिक हो, भाषा हो, संस्कृति हो, किसी के आधार पर, तब भी क्या करेगा, राज्य उसको भी सहायता देगा। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक की परिभाषा कैसे दी गई है, तो ध्यान रखना, आप लोग नोट करके लिख लो। इसे हम साफ कर दें? इसे साफ कर दे रहे हैं, ठीक है? नोट करके लिखो। ठीक, नोट करके लिखो आप लोग। देखो नोट, नोट में लिखो। देखो, अल्पसंख्यक बनाने के संविधान में ऐसे लिखो, अल्पसंख्यक बनाने के संविधान में 3 आधार हैं, सॉरी 2 आधार हैं, 3 नहीं 2 आधार हैं, 2 आधार हैं, क्योंकि 2 आधार एक ही में गिने जाते हैं, आधार। वो कैसे हैं? तो नंबर 1 धर्म है, क्या है? धर्म है। नंबर 2 क्या है? भाषा और संस्कृति। कौन से? ये दोनों एक ही में गिने जाते हैं, भाषा और संस्कृति। ये आधार दिए गए हैं हमारे यहाँ, किसके? अल्पसंख्यक बनाने के, ठीक है? और केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने हिसाब से, अलग अलग हिसाब से राज्य वो बना सकते हैं। कोई हो सकता है राज्य में अल्पसंख्यक हो तो केंद्र में अल्पसंख्यक ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? एक और नोट करके लिख लो आप लोग, नोट में इसी में आर्टिकल 30 में ही एक नोट और लिखो। आर्टिकल 30 में ही एक नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, जो कि 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है? नोट करके लिखो, ठीक है? देखो, आर्टिकल 31A का ऐसे लिखो, आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 1 एक का या ए कह सकते हो, है ना? ए लिख लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? ए, ठीक है? ये जो आर्टिकल है 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है? ध्यान रखना। तो ये क्या किया गया? यह 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन आपको पता है ये आया कब था? तो 1978 के तहत जोड़ा गया, ठीक है? इसमें क्या कहा गया? देखो, अल्पसंख्यक, इसमें क्या कहा जा रहा है? अल्पसंख्यक संस्थानों की संपत्ति का अर्जन का मतलब है उसे अडॉप्ट करना, यानी लेने के समय, ठीक है? संपत्ति के, या संपत्ति का लिख लो, संपत्ति का अर्जन, ठीक है? संपत्ति का अर्जन या कह सकते हो लेने, है ना? अर्जन करने या लेने, इसे लिख लो, है ना? एक्वायर करने, लेने समय या लेते समय कह दो, लेते समय उचित मुआवजा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? उचित मुआवजा दिया जाएगा, यानी जो मुआवजा उचित हो वो दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है? उचित मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है? इस चीज़ को याद और रखना। आप लोग एक आर्टिकल और लिख लो, उसके बाद हम कल देखेंगे। आर्टिकल 31 और लिख लो, ठीक है? तो लिखो इसमें आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 31 तो आपको पता है कि हमने हटा ही दिया है, लेकिन 31 के सब क्लॉज हैं वो ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है? क्या है? 31 के जो सब क्लॉज हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए,
क्योंकि वो आए हैं संविधान में, हमारे में कई बार क्वेश्चन वो पूछे गए हैं, ठीक है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। एक एक लाइन के हैं, 2 मिनट की बात है, ठीक है। आपको पता है आर्टिकल 31, जो अनुच्छेद 31 था, ये क्या किया गया, इसमें संपत्ति का अधिकार था। इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। था का मतलब क्या है, अब ये हटा दिया गया है, ठीक है। इसे क्या कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया है, किसके तहत, समाप्त कर दिया गया, किसके तहत, तो ये 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन, ठीक है। ये आया कब, 78 में, ठीक है, 1978, ठीक है, याद रखना 1978 में ये आया था, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। आपको पता है ये आर्टिकल संपत्ति का अधिकार कहाँ पहुंचा दिया है, तो ये आर्टिकल 300A में पहुंचा दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 300 का सब क्लॉज ए में पहुंचा दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार रह गया, क्या रह गया है, कानूनी या संवैधानिक अधिकार, कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक अधिकार रह गया है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये तो फिनिश होता है यहीं पर, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 31A, ठीक है, क्या देखते हैं, आर्टिकल 31 का सब क्लॉज ए, ठीक। इसमें क्या लिखा है, इस ये क्या हुआ, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, किसके तहत जोड़ा गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। तो लिख लो इसे, देखो इसे प्रथम संविधान संशोधन यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, संशोधन के तहत जोड़ा गया, जोड़ा गया, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, ठीक है, इस चीज को याद रखना। इसमें क्या किया गया कि इसमें संपत्ति के मामलों का संरक्षण किया गया, ठीक है। ऐसे कह सकते हो, इसमें क्या किया गया कि संपत्ति के अधिग्रहण के मामलों को संरक्षित किया गया, जैसे नोएडा है, संगूर वाला मामला आया था, ठीक है, इसे लिख लो। देखो इसमें, इसमें संपत्ति, संपत्ति के मामलों में, संपत्ति के मामलों में, मामलों में संरक्षण का प्रावधान है, संरक्षण का प्रावधान है, का प्रावधान है, ठीक है, प्रावधान है। जैसे आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल नोएडा सिंगूर का मामला है ना, जैसे नोएडा, नोएडा सिंगूर है ना, संगूर या सिंगूर जो भी कहो, संगूर या सिंगूर है ना, सिंगूर ही बोलते हैं, सिंगूर का मामला, ठीक है, क्या था, नोएडा, ठीक है, नोएडा और सिंगूर का जो मामला था वो इसमें शामिल किए गए, ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 30 जो 1 का 2 है और 3 है, यानी बी और सी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें जरूर देख लो। क्योंकि एक के तहत क्या है, 9वीं अनुसूची रखी गई है, और एक के तहत क्या है कि उसमें क्या किया गया, उसमें जो एफआर है ना, कह सकते हो फंडामेंटल राइट पर कुछ जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें प्रभावी बनाया गया, इसलिए वो जो 2 आर्टिकल बहुत ज़्यादा जरूरी है, इन्हें और देख लो। तो आर्टिकल 31 का कौन सा हो गया था, एक हो गया था, ए हो गया था, बी देखना है, बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ये भी क्या किया गया, तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था, तो ये भी क्या किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, ठीक है, इसे भी याद रखना। तो ये फर्स्ट संविधान संशोधन,
संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, किसके तहत? फर्स्ट संविधान संशोधन। फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ क्या था? तो 1951 में हुआ था। ठीक है, अगर ना पता हो आप लोगों को तो कब हुआ था? 1951। वैसे तो हमने पढ़ा दिया है, 1951 में हुआ था। ठीक है, इसी के तहत हमें पता है कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची को इसी में रखा गया है। ठीक है, तो इसी के तहत ये ऐसे लिख लो, देखो इसके तहत 9वीं अनुसूची को, तो 9वीं अनुसूची को कहाँ से? देखो फंडामेंटल राइट से पावर मिल रही है। कहाँ से? फंडामेंटल राइट से पावर मिल रही है। देखो इसके तहत 9वीं अनुसूची को 9वीं अनुसूची को रखा गया है। आज आपसे पूछा जाए कि 9वीं अनुसूची को कौन से आर्टिकल से पावर मिल रही है, तो वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 31 का सब क्लॉज बी। ये चीज़ याद रखना। एक और आर्टिकल लिख लो, बस वही आज के क्लास का फिनिश होगा। फिर उसके बाद कल करेंगे क्लास, है ना। आज देख लो आर्टिकल 31 का सब क्लॉज सी। ठीक है, सब क्लॉज सी। इसमें ये कब जोड़ा गया? तो ये 25वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? 25वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, ये कब जोड़ा गया? 25वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये आया कब था अगर आपसे पूछा जाए तो 1971 में। ठीक है, कब आया था? 1971 में। अब इसमें प्रावधान क्या है? तो इसमें प्रावधान में बताया गया है कि कुछ नीति निर्देशक तत्वों को, यानी फंडामेंटल ड्यूटी को, फंडामेंटल वो उसको नीति निर्देशक तत्वों को, यानी डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट पर प्रभावी बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है? देखो कुछ डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों। ठीक है, वो कौन से हैं तो हमें पता होना चाहिए। देखो आर्टिकल 39 का सब क्लॉज बी और आर्टिकल 39 का सब क्लॉज सी को मूल अधिकारों पर कुछ मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। क्या प्राथमिकता दी गई? प्राथमिकता दी गई। ठीक है, तो कौन से डीपीएसपी के तत्व हैं ये याद रखना चाहिए। आर्टिकल 39 बी और 39 सी, इन्हें क्या किया गया है? फंडामेंटल राइटों पर भी प्रभावी बनाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।